ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా. ఇగ ఇనుండ్రి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు విందాం పంచభూత సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సేంద్రియ రైతు ఓంకార్ ప్రసాద్తో ముచ్చట. వీరితో ముచ్చట పెడతారు సుమనస్పతి రెడ్డి. ओंकार प्रसाद जी नमस्ते। नमस्कार जी। आप पंच महाभूत जैविक कृषि जैविक कृषि में ये एक पद्धति भी आजकल भारत में बहुत प्रचार में है, उसमें आप एक विशेषज्ञ हैं और भूगोल शास्त्र में आपने पढ़ाई की है, रिसर्च भी किया है। इसके अलावा आप स्वयं मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में आपकी अपनी पुरानी खेती है और आप वहाँ पर पंच महाभूत जैविक कृषि का खुद भी आप उसका आचरण कर रहे हैं। तो पंचमहाभूत जैविक कृषि के बारे में कुछ आपसे पूछने से पहले, इस तरह की खेती या जैविक कृषि की थोड़ी बहुत अंतर से बहुत सी पद्धतियां आजकल भारत में अलग अलग गुरु की तरह कुछ लोग निकले हुए हैं और जो बता रहे हैं, उसके अलावा जैविक कृषि जो है विश्व भर में भी तरह तरह से की जा रही है और उसकी ज़रूरत के बारे में भी दुनिया भर में समझ बढ़ रही है। आपकी समझ में जैविक कृषि क्यों करें, जो जिस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आजकल हर जगह आचरण में है उससे विभिन्न ये पूरी तरह पुरानी पद्धति की कृषि भी नहीं है जिस जैविक कृषि की हम बात कर रहे हैं। तो ये इस जैविक कृषि को क्यों करना चाहिए? ये जैविक कृषि को समझने की आवश्यकता है कि जैविक कृषि क्यों करना, और हम जिस तरह से बताने वाले हैं उसकी जैविक कृषि ही क्यों करना। तो इसको ऐसे समझे कि आज हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं इससे दो बड़ी समस्याएं निर्मित हुई हैं। गहराई से देखेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ा है, लागत मूल्य बढ़ा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि केमिकल का कितना भी यूज़ कर लिया जाए, सिंथेटिक केमिकल का, तो एक हद के बाद हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन क्वालिटीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। दिनों दिन हमारी जो भूमि है उसका खराब हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसके कारण बहुत सारे रोगों के अटैक हो रहे हैं। तो आवश्यक है कि जैविक खेती पर किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है जो भोजन हमारे समाज को मिल रहा है। आज देखते हैं पिछले 50 वर्षों से तुलना करें अभी के समय की, तो अभी कितनी सारी बीमारियां हो गई है। पहले बहुत कम लोगों को कैंसर आप सुनते थे, अब लंबे समय तक हम जब केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे कैंसर जैसी बीमारियां बहुतायत में बढ़ी है, और वो सब भोजन से आ रही हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन जहरीली हो गई और उसमें उत्पादन होने वाला भोजन भी जहरीला हो गया, इसलिए जैविक कृषि में बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इन सब कारणों से जैविक कृषि को ज़ोरदार तरीके से सब जगह करने की ज़रूरत है और इससे सभी का फ़ायदा होगा। मुख्यतः सेहत के बारे में, ज़मीन की सेहत और लोगों की सेहत भी। तो जैविक कृषि पद्धति की अब बहुत सी पद्धतियां हैं और आप पंच महाभूत जैविक कृषि इस पद्धति से आप आगे जा रहे हैं। तो सूक्ष्म में बताएं कि इस खेती पद्धति और अन्य जैविक खेती पद्धतियों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? वस्तुतः मैं लंबे समय से अध्ययन करते हुए और खेती करते हुए समाज में पूरे देश भर में जाते जाते ये देखा कि लोग जैविक कृषि के नाम पर कर क्या रहे। जैविक कृषि के नाम पर लोगों ने कहा कि हम किसी भी प्रकार के सिंथेटिक केमिकल, जैसे जो सिंथेटिक केमिकल का यूरिया डीएपी आता, हमने नहीं डाला, कोई ऐसा पेस्टिसाइड नहीं डाला, रासायनिक उर्वरक, तो वो जैविक हो गया। हम इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। आपने नहीं डाला लेकिन जैविक। आज हमारे पास मांग क्या है? मनुष्य के शरीर को तो सारी चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति की जो संरचना हुई है उस पे 108 अणु, 108 जीवाणु, पंच महाभूत की ऊर्जा, जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये 5 चीज़ों से रचना हुई है। तो ऐसी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना 5 चीज़ों से हुई है। उसमें हिंदी में जब इसे हम कहते हैं तो भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और नीर तत्व। तो पंच महाभूत कृषि के 5 एलिमेंट्स हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये वैदिक कृषि से रिलेटेड है, कि हमने जिन पंच महाभूतों को बैलेंस रखना है, चाहे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए हो या धरती को स्वस्थ रहने के लिए हो, ये हमारे और जो शरीर का जो पैमाना है एलिमेंट्स का, पंच महाभूतों का या अन्य चीज़ों का, भूमि का भी बराबर है। कैसे?
जैसे भूमि तत्व की बात करते हो तो 1% मनुष्य के शरीर में और भूमि में होना चाहिए। 8% स्पेस एलिमेंट गगन तत्व होना चाहिए, चाहे मनुष्य के शरीर में या भूमि में। अच्छा। ऐसे 21% ऑक्सीजन तत्व होना चाहिए, वायु तत्व होना चाहिए। अग्नि तत्व जो है वो 32 डिग्री, जैसे हमारे हृदय का टेम्परेचर है, ऐसे ही जो जमीन है, भूमि है, वो भी उसमें फर्टिलाइजर जब 32 डिग्री टेम्परेचर होता है जब सबसे अच्छा उठाता है, तो ये आइडियल है। और नीर तत्व 70% होना चाहिए। जल तत्व देखें आप, ये भी पृथ्वी का ऐसा ही है, आप उठा करके देखें तो इसको बैलेंस करना। फिर हमें जो बीमारियां हो रही हैं, यदि कोई तत्व हमारा कमजोर है और हमने उस भरपूर तत्व वाली भोजन किया, जैसे भूमि तत्व हमारा 1% से कम है, शरीर का घटा हुआ है, और जो भोजन हम कर रहे हैं वो भूमि तत्व युक्त है, तो उस भोजन को करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। अब इसके विज्ञान को समझना है। भूमि तत्व कहते हैं तो क्या, क्योंकि वैदिक भाषा है, तो भूमि तत्व मतलब भूमि जिससे बनी है, शरीर की भूमि करते हैं कैल्शियम फास्फोरस। अग्नि तत्व मतलब फायर एलिमेंट्स, क्या है, जो गर्म तत्व है, तो गर्म तत्व क्या है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है। नीर तत्व जल तत्व है। तो ऐसे ही इसको कह सकते हैं कि भूमि माता तत्व है, पिता गगन तत्व है। अब जैसे हमारे देश में गगन तत्व से अपूर्ण अनाज खाने से हार्ट अटैक आ रहा, तो इसको समझना, ये हमारे वैदिक काल से लिखा हुआ है, इसको समझ के स्वास्थ्य पर उपयोग करने की आवश्यकता है। तो जब जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस भूमि का अनाज खा रहे हैं उसको डॉक्टर के पास, उसके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उसको ठीक करो। अच्छा, तो पंच महाभूतों पर आधारित जो प्राचीन भारत से हमारी समझ है, हमारी परंपरा में जो समझ है, उसी के आधार पर मनुष्य की ज़रूरतें, मनुष्य की सेहत और खेती करने की पद्धति को भी उसी आधार से चलने से हमारी जो जिंदगी है या जीवन है धरती पर, वो पूरी तरह सामंजस्य में रह पाएगी। बिल्कुल, हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। हमको किसी भी प्रकार के बाहरी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और ये मानसिक स्वस्थता की भी बात इसमें रहती है। स्वाभाविक इसमें एडेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए कि पंच महाभूत ये क्या क्या हैं। ये तो खैर उनका प्रस्ताव आपने किया ही है, पर पंच महाभूतों का खेती में ये ठीक से रहें, ये किस तरह से देखा जाना चाहिए, किस तरह से खेतीगर या किसान उसको आचरण में ला सकते हैं? इसको समझने के लिए कुछ लोगों ने पंचगव्य कृषि भी की। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं इसको बैलेंस करना है। ये कैसे? तो अब पंच महाभूतों को आज की भाषा में समझें। तो जैसे बताया भूमि तत्व है, तो भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो मुख्यतः भूमि के इस तत्व की रचना कैसे होती है? तो विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कि इसमें कैल्शियम फास्फोरस है। अच्छा, तो कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कैसे है, हम लैब से जांच कर लें, और जांच करने के बाद हम कर लें। ओह, तो फिर लैब की जांच में आपको विश्वास है? हाँ, होता ही है। उसकी अन्य भी पद्धतियां हैं, हम उसको भी जांचते हैं अन्य पद्धतियों से, लेकिन जब हम सामान्य बात करते हैं तो सर्वमान्य बात करनी चाहिए। तो जो इंडिया में भूमि तत्व में कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य तत्व बांध के चलते हैं। उसके बाद जैसे वायु तत्व है। वायु तत्व मतलब स्पेस एलिमेंट है, जहाँ रिक्तता है ना। तो रिक्तता हमारे यहाँ 8% होनी चाहिए, चाहे शरीर हो चाहे भूमि हो। तो उसकी जांच हम सामान्य रूप से करते हैं। रिक्तता का शरीर में या जमीन में? रिक्तता मतलब यह है कि वहाँ संचार अवरुद्ध नहीं है। अच्छा, है ना। जैसे हम वायु तत्व की जांच करनी है कभी, ये गगन तत्व की बात कर रहा था। गगन तत्व होता, आज जो वो आपने देखा लंबे समय तक पौधे लगे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, लंबे समय तक विवाह के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपने देखा ना लोगों के अंदर रिक्तता कम हो गई, क्योंकि सारी चीजों का जन्म तो रिक्तता में ही होता है। जन्म का मूल रिक्तता, स्थान रिक्त होना चाहिए। ऐसी वायु तत्व है। 21% ऑक्सीजन जिसकी 21 से कम होती है उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये कोविड में आपने देखा ही होगा। तो जमीन के हिसाब से क्या है वायु? 21%। अच्छा, मनुष्य के शरीर और जमीन के स्ट्रक्चर में इस पंच महाभूत में कोई फर्क नहीं है। जो आपके अंदर जितना प्रतिशत चाहिए उतना ही जमीन पे भी चाहिए। ठीक है। और बाकी 2 तत्व जो हैं? और जैसे मैंने अग्नि तत्व की बात की, हमारे हृदय का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो पर जमीन में हर वक्त 32 का टेम्परेचर ये नहीं कैसे हो सकता? तो हमें तो पता है कि 32 डिग्री टेम्परेचर होने पर पौधा सबसे ज्यादा भोजन उठाता है। अच्छा, तो हमें पता होता है कि इतने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं। अब ठंडी ज्यादा है तो हमको गर्म तत्व सल्फर दे सकते हैं। जैसे मध्य भारत में अभी गेहूं है तो उसमें सल्फर की मांग है, गर्म तत्व अच्छा है। ठीक है। तो पंचभूतों का खेती में जो योगदान है उसकी बात तो आपने समझा दी है, पर इस पद्धति में पंच महाभूत जैविक कृषि हो या दूसरी पद्धतियों की जैविक कृषि हो, इस पद्धतियों में किसी भी पद्धति में जाने से उत्पादन बहुत कम होता है और इस कारण मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। और इन कारणों से बहुत से किसान ये समझते हैं कि इसको
पहले तो करना मुश्किल है क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके बाद उत्पादन कम होता है, तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए, किसान की कमाई के बारे में, मतलब जमीन की सेहत की बात ये तो समझ में आती है, पर कमाई भी जीने के लिए जो चाहिए उसके लिए कमाई की बात भी किसान के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत मुख्य है ना। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। और हमने एक ऐसी पद्धति खड़ी की है, ये पंचमहाभूत कृषि, ताराचंद बेलजी कृषि तकनीक के नाम से जो जानी जाती है, उसमें ये हमने तय किया कि किसानों का उत्पादन कम ना हो, इसके लिए हमने रेगुलर रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद हमने ऐसे प्रोडक्ट्स का भी निर्माण किया, जैसे सिंथेटिक केमिकल्स में, रासायनिक कृषि में होते हैं कि उसको एनपीके चाहिए, है ना, यूरिया चाहिए, तो उसके लिए हमने अपना नाइट्रोजन लेके आया, अतिरिक्त प्रतिशत वाला लेके आया, कंसंट्रेट लेके आया। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पार्टिकल में लेके आया, जो वायरस से भी छोटे कण हैं। फिर दूसरी तरह हमने जो भी रोग आते हैं उनके निदान के लिए वो ना आए, इसके लिए काम किया। मूलतः हमने इस पद्धति में सॉइल रिजनरेशन किया, जमीन को सुधारना पहला कारण। भूमि उपचार के नाम से हम इस काम को करते हैं। और जब भूमि में हम इसके महत्वपूर्ण पक्ष को देखते हैं कि डिफिशियंसी से डिजीज क्रिएट होता है, जो किसान सबसे ज़्यादा परेशान है रोगों से, फसलों में आने वाली रोगों में एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिशनल वैल्यूज का फूड को उपजा के देना है, जो भोजन का है वो औषधि युक्त भोजन हो। तो उसमें जो मनुष्य शरीर तो की जितनी जितनी प्रतिशत, जितनी जितनी मात्रा में आवश्यकता है भोजन में, वो सारी कंटेंट होना चाहिए कि इतना सल्फर हो, इतना जिंक हो, इतना मैग्नीज हो, इतना आयरन हो, तो सारा शुगर नहीं होगा, क्योंकि अग्नि तत्व ठीक है तो शुगर नहीं हो सकता। इतना स्पेस एलिमेंट हो तो बीपी नहीं होगा। तो हमने इस तरीके से सारे कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत सर्टिफाइड है, सोल एक एजेंसी है, उस सोल एजेंसी में हमने उपलब्ध कराया है, उनको प्रयोग किया और ये देखा कि जैविक खेती में आने के बाद भूमि तो सुधर ही रही है, साथ में उत्पादन भी नहीं गिरता, और केमिकल से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी लागत कम होती जाएगी, उत्पादन बढ़ते जाएगा। एक विशेष बात यह समझना है, केवल उत्पादन नहीं बढ़ेगा, गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ेगा, जिसमें कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जितने रस हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं, जितने एंजाइम्स हैं, जितने एसिड्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, सब मिलने वाले हैं। और हम 2 वर्ष के बाद किसानों को कहते हैं कि जितना आज लागत लग रहा है उससे कम लागत पर आपकी खेती खड़ी करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करने वाले पर। वन टाइम कॉस्ट तो है, जो कमी 50 साल से आपने जमीन खराब कर रखी है उसको ठीक करने में एक बार लागत लगती है भूमि उपचार में। उसके बाद आप कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें दे देते हैं तो ना डिजीज आती भी है तो क्षणिक, और ना ही कोई जो है प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। और प्रोडक्शन क्वांटिटी अकेली नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बढ़ती है, जिसको औषधीय भोजन, मेडिसिनल फूड कहते हैं। मेरे गेहूं खाने के बाद अनेक लोगों ने ये कहा कि हमारी शुगर नहीं बढ़ रही है, जबकि डॉक्टर कहते हैं गेहूं से शुगर बढ़ती है। तो बंसी गोल्ड, तो जैविक खेती से जो गुणवत्ता पुराने ज़माने में, ये रासायनिक पद्धति आने से पहले जो गुणवत्ता की बात बहुत से बुजुर्ग लोग बताते हैं, उस गुणवत्ता को या उससे भी ज़्यादा गुणवत्ता को आज नई जैविक पद्धति की इस कृषि से लाया जा सकता है, और उससे ज़मीन की सेहत तो सुधरती है, व्यक्तियों की, मनुष्यों की भी सेहत निरंतर सुधरते रहने की गुंजाइश ज़रूर है। हाँ जी, ठीक है। बहुत से लोगों को, आजकल पढ़े लिखे लोगों को, जो कृषि में कभी नहीं रहे, पर जिस तरह से जैविक कृषि की बात की जा रही है और उससे होने वाले लाभों की बात की जा रही है, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम बाकी काम छोड़कर खेती में घुसकर क्यों ना देखें, कुछ ज़मीन खरीदें और खेती कर लें। वैसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? पहले खेती, या जिनके पास ज़मीन है, पारिवारिक ज़मीन, पर उन्होंने कभी नहीं की, पर अब अपनी पारिवारिक ज़मीन की तरफ जाना चाहते हैं, पहले विशेषज्ञ से मिलके सारी बातों को समझें, अपनी ज़मीन को फिजिकली दिखाएं और सारी समझ के खेती करें। खेती एकमात्र ऐसा धंधा है जो मुझे लगता है वो लाभ का धंधा है। 4 महीने में आपको हजारों गुना देती है भूमि। मेरी जानकारी में, अनुभव में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है, हो भी सकता है एक्सेप्शनली कि इतने गुना दे सकता है। तो खेती से अच्छा धंधा कुछ नहीं है। दूसरा, जब तक आप जमीन से जुड़े रहेंगे तब तक स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इस शरीर का आधार शुद्ध भोजन है, शुद्ध हवा है, वो सब आपको मिलने वाला है। ठीक है। जैविक कृषि पद्धतियों के बारे में ज़्यादा जानकारी इनको चाहिए, या फिर पंचमहाभूत जैविक कृषि जिसके बारे में आपने बताया है, उसके बारे में किसी को ज़्यादा जानना है तो आपसे कैसे संपर्क करें या जुड़ें, उसके बारे में आपका फ़ोन नंबर दीजिए। TCBT लिख सकते हैं, SOUL सोल लिख सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। यदि किसी को व्यक्तिगत बात करना है तो नंबर भी मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लें, पहले अंग्रेजी में बताता हूँ, 9301
9300660। फिर से एक बार हिंदी और अंग्रेजी हिंदी में बताता हूँ। 9301580060। जी। अंग्रेजी में एक बार फिर बता देता हूँ। 9301580060। धन्यवाद ओमकार प्रसाद जी, आपने कुछ संक्षेप में ही सही जैविक कृषि के बारे में और मुख्यतः पंच महाभूत जैविक कृषि किस तरह से उपयोगी है, किस तरह इसको करना ज़रूरी है और किस तरह ये फ़ायदेमंद है, उन सब के बारे में बताया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ఇంతవరకు ఇగ ఈనుండ్రి కార్యక్రమంలో పంచభూత సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన సేంద్రియ రైతు ఓంకార్ ప్రసాద్తో ముచ్చట విన్నరు. వీరితో ముచ్చట పెట్టినరు సుమనస్పతి రెడ్డి. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా.